तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय कंप्यूटर की प्रबंधन प्रणाली, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं वरासत किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वरासत ऑनलाइन आवेदन करने में आपको कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, उसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप जानकारी समझने में आपको परेशानी हो सकती है और आपका फॉर्म गलत भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको wad.up.nic इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक लॉगिन पेज ओपन होगा। लॉगिन पेज इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर OTP भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP मिलेगा इस नंबर पे। वो नंबर आप आवेदक का या फिर उनके परिवार का, यानी कि जिसका वरासत करना है जिसके नाम से, उसके परिवार का या फिर उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद OTP यहाँ पे फिल करके, कैप्चा फिल करके लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन करें पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मुख्य पृष्ठ, आवेदक की प्रविष्टि, लॉग आउट, ये 3 चीज़ें मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको नई प्रविष्टि भरनी, यानी कि नया भरना है, तो आपको आवेदक की प्रविष्टि पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला खुलेगा, पहला भाग, ये 4 चरणों में भरा जाएगा। तो इसे पहले भाग में आप देख सकते हैं आवेदक का विवरण, यानी कि आवेदक कौन होता है। आवेदक वो हो सकता है जिसके नाम से वरासत हो रही है, या फिर उस अगर वरासत में कई लोगों का नाम है तो आप किसी का भी नाम यहाँ फिल कर सकते हैं। मगर अगर आप सबसे बड़े व्यक्ति का नाम यहाँ पे फिल करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हम आवेदक का नाम आपको फिल कर देना है। आवेदक का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ सिंपली पिता का नाम फिल कर देना है इस बॉक्स में। इसके बाद अगर आवेदक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं पे। अगर वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी है तो नहीं कर देना है। उसके बाद उनका आधार नंबर यहाँ फिल करना है, वैकल्पिक है, अगर डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद आपको उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है आवेदक का। उसके बाद आपको मंडल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मंडल पड़ता है आपका मंडल सेलेक्ट करेंगे। मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको जनपद सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है जनपद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है, जो भी तहसील है आपकी, तो तहसील आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी तहसील पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा पता, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लोग गलती कर देते हैं कि फॉर्म को इंग्लिश में भर देते हैं। आपको इंग्लिश में नहीं भरना है, क्योंकि अभी यहाँ पे हिंदी में डाटा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी लेखपाल भी कहते हैं कि आप इसे हिंदी में भरवा के लेके आइए, तो आप यहाँ पे हिंदी में भरेंगे। तो आपको इसके लिए इस तरीके से गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करके रखना है। यहाँ से आप हिंदी कर लेंगे। उसके बाद जो भी नाम आप लिखेंगे, जैसे जो भी आप नाम लिखते हैं, इस तरीके से आपको हिंदी में फिल कर देना है। और इस तरीके से पिता का नाम भी हिंदी में करना है। मोबाइल नंबर आपका जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद आपको पता भी पूरा हिंदी में ही भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करें, आगे बढ़ें पर क्लिक करना है। सुरक्षित करें पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट यानी कि दूसरे भाग पर चले जाते हैं। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं किस तरीके से इसे भरना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं दूसरे नंबर चरण में यहाँ पे आपको आवेदक का, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा नंबर भाग 2 यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 2, मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता, खातेदार का विवरण। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि पुरुष खातेदार है या महिला खातेदार, यानी कि जिसकी खतौनी थी, जिसके नाम से वो संपत्ति थी, वो किसके नाम से थी, महिला खातेदार थी या पुरुष खातेदार थे, आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। महिला है तो महिला सेलेक्ट करेंगे, खाता पुरुष का था यानी कि खतौनी पुरुष के नाम से थी तो आप पुरुष सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि मृत्यु, खातेदार की मृत्यु होने की दशा में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद खातेदार का नाम, जो मृतक हो चुके हैं उनका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से जुड़े हुए हैं, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं पे रहने ही देंगे ऐसे ही। इसके बाद आपको खातेदार की मृत्यु की तिथि यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। डेट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे जिस डेट में मृत्यु हुई है वो डेट टाइप करना है।
उसके बाद यहाँ पे पिता जो उनसे संबंध है, संरक्षक है। महिला खातेदार है तो आप पति सेलेक्ट करेंगे, और पुरुष खातेदार है तो आप पिता का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। पिता का नाम यहाँ पे फिल करने के बाद आपको मृतक मृतका विवाहिता संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत, अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो संपत्ति है वो उत्तराधिकार से मिली है या स्वयं अर्जित की हुई, यानी कि स्वयं प्राप्त किया हुआ है, या फिर उत्तराधिकार यानी कि पूंजा वंशानुगत से आया है। अगर वंशानुगत से आया है तो आप उत्तराधिकार से ही, ज़्यादातर प्रॉपर्टी उत्तराधिकार से ही होती है, तो आप उत्तराधिकार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिता या पुत्र, हमने इसको बता दिया। इसके बाद आपको सिंपली फिर से मंडल अपना सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी मंडल होगा वही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से तहसील सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपको परगना सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम आपका जो भी पड़ता है वो ग्राम सेलेक्ट करेंगे, आप अपना ग्राम बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे किसका डिटेल पूछ रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मृतक का डिटेल पूछ रहा है, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका जो खाते यानी कि जिसकी खतौनी थी, प्रॉपर्टी का जो मालिक था उसका यहाँ पे पूछ रहा है, उसका आप यहाँ पे पता डालेंगे, ना कि भूमि का विवरण डालेंगे। यहाँ पे आपको उनके पते का विवरण डालना है, यानी कि वो कहाँ रहते थे, तो उनका ये पूरा ग्राम सहित आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पता आपको फिल कर देना है। पता फिल करने के बाद अगर उनका आधार नंबर है तो यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सुरक्षित कर आगे बढ़ें पर क्लिक करना है। जैसे ही सुरक्षित कर आगे बढ़ पर क्लिक करते हैं आप भाग नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं तीसरे नंबर पर। आप देख सकते हैं भाग 3 के स्वामित्व की भूमि का विवरण, यानी कि जो उनके मालिक है उनके भूमि का विवरण। यानी कि अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप यहाँ भाग नंबर 3 पर आ जाते हैं, स्वामित्व की भूमि का विवरण, यानी कि जहाँ पे उनकी भूमि है, जो जमीन है उसके डिटेल आपको देना है। तो आपको यहाँ पे अगर ये ग्राम सभा अलग अलग है, यानी कि उनकी ग्राम सभा अलग अलग है, तो आपको अलग अलग ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए आपको एक ग्राम सभा को एक बार में ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे आपको मंडल सेलेक्ट कर लेना है। मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जनपद आपका पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परगना सेलेक्ट करना है। इसके बाद ग्राम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो भी ऑनलाइन करेंगे, अगर अलग अलग ग्राम सभा का है तो आपको अलग अलग ऑनलाइन करना होगा। यानी कि अगर एक ग्राम सभा में ही सारी जमीन है तो आपको एक ही ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद भूखंडों की संख्या, जैसे कि आप खतौनी है, आपकी एक ही ग्राम सभा में कई सारी खतौनी है, तो आपको उन सारी खतौनी का जो गाटा संख्या होता है वो गाटा संख्या आपको काउंट कर लेना है, कितने गाटा पड़ रहे हैं टोटल। उन गाटा संख्या को आपको काउंट कर लेना है। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी पड़ते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे गाटा संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गाटा संख्या आपको यहाँ गाटा संख्या फिल करना है। गाटा संख्या जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही हम आपको दिखा देते हैं गाटा संख्या, हम तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे गाटा संख्या जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। गाटा संख्या फिल करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस नंबर से कोई गाटा संख्या है ही नहीं, तो गाटा संख्या यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे खाता संख्या यहाँ पे आ गया। अगर इसमें ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो आपको यहाँ पे सबकी लिस्ट मिलेगी, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट होके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ऐड हो गया। उसके बाद आपको सिंपली सुरक्षित कर आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ चौथे यानी कि लास्ट स्टेप पर आपको लेकर आएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे आपको वारिसों की संख्या यानी कि कितने हिस्सेदार हैं जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जो हिस्सेदार हैं उनका आप डाटा यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। अब डाटा कैसे आपको फिल करना है, तो यहाँ पे आपको जितने भी लोग हैं आपको ये ध्यान रखना है कितने लोग हैं, उतने लोगों का 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, या फिर 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी हिस्सेदार बनते हैं वहाँ संख्या आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए 1 है तो हम यहाँ पे उनका नाम फिल करेंगे जो हिस्सेदार हैं। उसके बाद उनके पिता यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे या पति का नाम सिलेक्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पिता का नाम या पति का नाम या संरक्षक जो भी आपका हो, अगर महिला है हिस्सेदार तो यहाँ पे पति का नाम पड़ेगा, अगर महिला भी नहीं है कोई और है तो यहाँ पे संरक्षक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम फिल करना है, पिता या पति या संरक्षक का। इसके बाद वारिस की उम्र, यानी कि जो आवेदन कर रहा है, जिसको हिस्सेदार के लिए आप आवेदन करवा रहे हैं, वो कितनी उम्र है उसकी, वो जो भी उम्र है उसकी आप यहाँ साल में आपको सिलेक्ट करना होगा कितनी साल की उम्र है। उसके बाद आपको खातेदार से संबंध, अगर उनके पुत्र हैं पुत्री हैं, पुंजन को वंशज अगर चल रहा है तो आपको पिता की प्रॉपर्टी है बच्चों में हो रही है तो आपको यहाँ पे पुत्र पुत्रादि क्रम में पूजातीय वंशज आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर पिता की प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं माता पति, इस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पिता की मृत्यु होने पर ही ये होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद वारिस जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो वारिस जोड़े पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल, इस तरीके से फिल करने के बाद आपको वारिस जोड़े पर क्लिक करना है। वारिस जोड़े पर क्लिक करने के बाद ये आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार यहाँ नीचे देखने को मिलेगा सुरक्षित करें। जब आप इसे दोबारा सुरक्षित करें पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से ये डाटा फीड हो जाता है और आपको यहाँ नीचे एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं या मुख्य पृष्ठ पर आ सकते हैं। मुख्य पृष्ठ पर जैसे ही आप आते हैं, आपको हम दिखा देते हैं कैसे हम फिल कर लेते हैं पहले। उसके बाद जब आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंप्यूटर कृत आवेदन संख्या है और किस लेखपाल को गया है, ये पूरी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। मैं इसे ब्लर कर दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे दे रहा है आवेदन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन संख्या, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके का एक प्रिंट आउट मिलेगा, उसको आपको प्रिंट कर लेना है। अब इस प्रिंट आउट के साथ में आप अपना जो भी है डॉक्यूमेंट लगा के, आधार कार्ड, खतौनी और इसके बाद आपका परिवार रजिस्टर, जो भी आप के पास डॉक्यूमेंट है वो आप लगा के इसके साथ आपको आधार कार्ड के साथ जमा करना होगा। जमा करने के बाद इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा और इसे लेखपाल के पास जमा करना होगा। तो हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको इसे फिल करना है, कैसे प्रिंट आउट निकालना है, ये सारी डिटेल हमने आपको बता दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करते हैं और आगे भी इस तरीके से नई वीडियोस देते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि इस तरीके की नई अपडेटेड वीडियो और आपकी जानकारी से संबंधित सारी वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।